जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के, यानी कि पूरे केमिस्ट्री के 75 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी 99% चांसेस हैं कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आए। देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री में आपका कुछ चैप्टर कम हुआ है तो टॉपिक भी कम होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके 90 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो इस बार 3 चैप्टर को हटा दिया गया है, तो टोटल आपके 75 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको मिस नहीं कर सकते। और ये पूरे केमिस्ट्री के टॉपिक होंगे, यानी कि आपके केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, टोटल 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर में 75 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप मिस मत कीजिएगा। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये 75 आप पढ़ लीजिए, बाकी जितने टॉपिक हैं उनको छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताने जा रहा हूं कि आखिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस 99% हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश के टॉपिक्स बताए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आइए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स आज मैं बताऊंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बायोलॉजी और मैथ के भी टॉपिक लेकर आऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, 12th केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री एक ही वीडियो में क्लियर हम कराएंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर 75 ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्ट चैप्टर। अब चूंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था 2023 में वो था ठोस अवस्था। ठीक है, तो इस बार उस चैप्टर को हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो डायरेक्टली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है विलयन, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले विलयन तथा विलयन के प्रकार, यानी कि विलयन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बस विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, इसके 2 घटक होते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। विलयन इक्वल टू आपका होता है विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। देखिए टॉपिक तो मैं बताऊंगा, साथ में आपको उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी बताऊंगा ताकि यहीं पर आपका क्लियर होता हुआ चले। ठीक है, तो हमारा जो विलयन होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, इसके 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने शरबत बनाया, ठीक है, तो शरबत में आपने 2 चीज इस्तेमाल किया, एक आपने चीनी और एक पानी। अब बहुत सारे लोग नींबू भी इस्तेमाल करेंगे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मेनली आपके विलेय और विलायक हैं। तो देखिए, चीनी की मात्रा कम है तो वो विलेय होगा और पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो विलायक होगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाए, शरबत, जो कि विलयन होगा। ठीक है, तो विलयन जो होता है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है और ये 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। चीनी पानी का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हम ले सकते हैं। ठीक है, विलेय क्या होगा, जिसकी मात्रा विलयन में कम होगी, विलायक क्या होगा, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी। अभी आप चीनी ज्यादा कर दें, पानी को कम कर दें तो शरबत बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक, समझ में आया। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड देखिए, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फर्स्ट चैप्टर में। व्हाट इज हेनरीज लॉ, अब मैंने बताया था। ठीक है, हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब की समानुपाती होती है। ठीक है, तीसरा देखिए मोलरता क्या है, व्हाट इज मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलरता क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ही नहीं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, समझ में आया। तो मोलरता क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है मोललता, यानी कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। अगर मोललता की बात करेंगे तो विलयन में उपस्थित क्या कहेंगे, जो हमारा विलायक होता है, ठीक है, उसके विलायक में उपस्थित, विलायक के
1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहेंगे। ठीक है, तो ये सर भी पढ़ा रहे हैं, हमने भी पढ़ा दिया है। तो ये टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर फिनिश नहीं होता भैया, अभी आगे और भी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमारे कुछ और टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, पहले फर्स्ट चैप्टर का देखेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे ऐसे हम सारे चैप्टर्स का पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब की बार हमें बोर्ड एग्जाम में आग लगा देना है, यानी कि 95% प्लस लेकर आना है। देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, इसको जा कर दीजिएगा, मोल प्रभाव लिखा है। ठीक है, या मोल अंश ये क्या होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके बाद में राउल्ट का नियम, जैसे हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है वैसे राउल्ट का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर आप तो टॉपिक बता दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कौन देगा हमें? तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको सिर्फ हमारे ऐप पर ही मिल सकता है, मिलेगा। उस पर मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, लेकिन इसका लाभ वही स्टूडेंट उठा पाएंगे जो हमारे ऐप को डाउनलोड किए होंगे और बैच को ज्वाइन किए होंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो एप्लीकेशन है मैंने बताया था आप लोगों को, शुभम लेक्चरर। ठीक है, शुभम लेक्चरर, ये ऐप हमारा जो है प्ले स्टोर पर ऑलरेडी है। तो आप लोग ऐप प्ले स्टोर पर जाएंगे, शुभम लेक्चरर सर्च करेंगे, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसमें मेरा बैच भी है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जा रही है, वहां से आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर 9918332305, जल्दी से नोट कर लीजिए। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बैच ज्वाइन करें तभी आप हमें इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर हमसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको बैच लेना है, जो चाहते हैं भैया मेरी तैयारी एकदम मजबूती के साथ हो, जिनका टारगेट है 95% प्लस, वो बैच भी ज्वाइन करेंगे और वहां से तैयारी करके आप लोग बहुत आसानी से 95% ला सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी का हो, इन सारे टॉपिक्स का सॉल्यूशन मैंने उसमें दे रखा है। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही ये टॉपिक है। तो और एक टॉपिक है शायद इसमें, देखिए परासरण तथा परासरण दाब, इसको इस प्रकार से कर दीजिएगा। ठीक है, परासरण और परासरण दाब, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विलयन, उससे कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है? टोटल 8 टॉपिक हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम आएंगे अपने सेकेंड चैप्टर पे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर कौन सा है? देखिए ये 9 नंबर जो टॉपिक है ये हमारे सेकेंड चैप्टर से होगा, और चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में आने की? देखिए जो टॉपिक्स मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है, उनके प्रोबेबिलिटी यानी कि उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है, उनको भी पढ़ना है, क्योंकि किसी को छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भैया छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो यहां पर आपका 8 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विद्युत रसायन में, तो इसमें सबसे पहले आपको विद्युत चालकों के प्रकार पढ़ना होगा कि वैद्युत चालक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ने से पहले। ठीक, कि चालक क्या होते हैं, चालक ही नहीं पता होगा तो आप वैद्युत रसायन कैसे पढ़ेंगे? चालक क्या होता है बताइए? व्हाट इज कंडक्टर्स? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, या फिर चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उसके अंदर बहुत सारे आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक लोहे का टुकड़ा लेंगे, उसको हाथ में पकड़े हैं, अब आप बोर्ड में उसको ले जाकर ऐसे लगाएंगे भैया तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? तो उस चालक में जो आवेश हैं वो गतिमान हो जाते हैं, जैसे हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम चालक कहते हैं। अगर आप लकड़ी का टुकड़ा लेंगे वही उसमें वो करंट नहीं मारेगा, क्योंकि उसमें गतिमान आवेश वाहक नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा विशिष्ट चालकता या चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो भैया फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ये जो टॉपिक है विद्युत रसायन, इससे बहुत सारे टॉपिक हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में दिए गए हैं। जैसे आप फिजिक्स में जाएंगे 3rd चैप्टर में विद्युत धारा में, तो आप देखेंगे कि विद्युत चालक, विशिष्ट चालकता, ये सब उसमें भी दिया गया है। ठीक है, 11 नंबर देखिए मोलर चालकता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एक नियम है कोलराउस का नियम। देखिए 12th केमिस्ट्री में
3 ऐसे नियम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हेनरी का नियम, दूसरा राउल्ट का नियम, तीसरा कोलराउस का नियम। इनको जिसने मिस कर दिया भैया उसका तो कुछ ना कुछ नंबर कटिंग होगा, क्योंकि इसमें से एक ना एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इनको जानना भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि जो फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम है, ये भी आपको पढ़कर ही एग्जाम देने जाना है। यानी कि इसमें जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी के जो टॉपिक्स नहीं बताया मैंने उनको भी आपको पढ़ना है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी शामिल है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स आपको अलग से पढ़ने होंगे और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर। अब 14 नंबर हमारा जो आता है ये भी हमारे इसी चैप्टर से सेकंड, इलेक्ट्रोड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 नंबर है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। 16 नंबर विद्युत रासायनिक सेल, तो इतनी चीजें, और 17 नंबर है विद्युत रासायनिक श्रेणी, 18 नंबर है सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, इलेक्ट्रोड के जैसे एनोड, कैथोड, ये सब आते हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में सेल का विद्युत वाहक बल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैंने यहां पर आपको बताया, इसको मैंने देखा है कि ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर आते हैं, ठीक है। जो आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये टॉपिक्स ज्यादातर पूछे गए हैं, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। तो इन सब टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, डोंट मिस दिस टॉपिक, ठीक है। मतलब जितने भी टॉपिक में बताऊंगा एक को भी मिस नहीं करना है भैया। आज आप इसको नोट कर लीजिए, कल मैं इसका मतलब आगे मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। यूट्यूब पे भी मैं एक सीरीज चला दूंगा जिसमें इन सभी टॉपिक्स के मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका भाई जिंदा है, ठीक है। आगे देखिए, अब आते हैं 3rd चैप्टर पे, रासायनिक बलगत की, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका वेग, उनकी कोटि, ये सब हमें इसमें निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा अभिक्रिया की दर या वेग, यानी कि अभिक्रिया की दर क्या होती है या वेग क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में वेग नियम या दर व्यंजक, उसके बाद में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, यानी कि अभिक्रिया की कोटि हम कैसे ज्ञात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए अर्धायुकाल, शून्य कोट की अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, ये सब आपको पढ़ लेना और जानना है, आपको पहचानना आना चाहिए कि आखिर ये रिएक्शन किस कोट की है, ठीक है। मैंने चैप्टर भी पढ़ा है, आप लोग सर्च करेंगे सब कुछ आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर टॉपिक देखिए। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कि इधर से सुना भैया और इधर से निकाल दिया, ऐसा करोगे तो कभी टॉपर नहीं बनोगे। टॉपर तो छोड़ दीजिए, 85-80% भी नहीं ला पाओगे। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो कीजिए, जब भी पढ़ाई कीजिए एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब टाइम टेबल से पढ़ाई करेंगे तो टॉपर बनकर रहेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है, ठीक है, समझ में आया। 24 देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 25 है द्वितीय कोट की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सब टॉपिक जो है 25 तक हमारे 3rd चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, रासायनिक बलगतकी से। अब देखिए इसके बाद जो हमारा 4था चैप्टर आता है वो डायरेक्टली क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, ये डी है, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व, डी है ये, डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि जो आपका पृष्ठ रसायन था उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, जो पी ब्लॉक के तत्व था उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। कंफ्यूज तो मैं भी हूं भैया कि आखिर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स था उसको सिलेबस से क्यों हटाया गया, क्योंकि देखा जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से आते थे और उस चैप्टर को ही हटा दिया गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, सर जो आप बता रहे हैं चैप्टर हटा दिया गया, मैं बता नहीं रहा हूं, ये पर्सनली यूपी बोर्ड की वेबसाइट, मतलब यूपी बोर्ड ने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया है। तो इसमें जो चैप्टर हटे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में हैं कि क्या सर जो चैप्टर हट गए उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए जो चैप्टर यूपी बोर्ड ने हटा दिया है उससे क्वेश्चन वो कैसे दे सकते हैं, ठीक। तो जो चैप्टर हटे हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप वो भी चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि भाई सिलेबस आपका कम हुआ है तो उतना ही पढ़िए जितना बताया जा रहा है, क्योंकि 3 चैप्टर तो इससे पहले भी हटे थे,
जैव अणु, ये सब चैप्टर पहले भी हटाए गए थे, ठीक है, और भी थे, ठीक है। तो अब आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें सबसे पहले ये जानिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। 27 देखिए लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये दो टॉपिक हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व से इंपॉर्टेंट हैं। अब डी ब्लॉक के तत्व का मतलब क्या है, संक्रमण तत्व का मतलब आपको इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना आना चाहिए, सब कुछ इसके गुण सब कुछ इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से मैं बता रहा हूं। उसके बाद लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे डी ब्लॉक में ये आते हैं, ठीक, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 6 नंबर चैप्टर, उप सह संयोजन यौगिक। इससे देखिए कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। पहले आप उप सह संयोजन यौगिक के बारे में पढ़िए कि आखिर उप सह संयोजन यौगिक होते क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 है उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण। देखिए हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर उप सह संयोजन यौगिक का नामकरण कैसे करें, चाहे वो सिंपल नेम हो या यूपीएससी नेम हो, कैसे करोगे इसका नामकरण, ठीक है। तो ये चीज मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद लिगैंड क्या होते हैं, व्हाट इज लिगैंड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 है संयोजकता आबंध सिद्धांत, वीबीटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। और 32 है, अब आते हैं, ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, जो आपका 6 नंबर चैप्टर था। कौन सा चैप्टर, 3 के बाद देखिए ये 3rd 4th 5th, शायद ये 5th चैप्टर था, ठीक है। तो ये भी आपका फिनिश हो चुका है, यानी कि आपके इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री आपकी है उससे चैप्टर्स को रिमूव किया गया। जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपके हाइलो एल्केन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोनियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन एंड जैव अणु, ठीक है, ये सब चैप्टर उसमें ऑलरेडी हैं, ठीक है, पहले हटाया गया था। तो ये सब चैप्टर हैं। तो 5 चैप्टर आपके फर्स्ट केमिस्ट्री में है, 5 चैप्टर ही आपके सेकेंड केमिस्ट्री में होंगे। फर्स्ट में आपका विलयन हो गया, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत डी ब्लॉक एलिमेंट, उपसह संयोजन यौगिक, यानी कि भैया दोनों कम ज्यादा थे, अब दोनों भाई को बराबर कर दिया गया है। जितना आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ना है चैप्टर, उतना ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक हमारा फिनिश होता है, अब आते हैं ऑर्गेनिक पर, ठीक। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक में, यानी कि 6 नंबर चैप्टर हमारा है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन, ठीक। तो इसमें आपको सबसे पहले जानना क्या होगा, हाइलोएल्केन क्या होता है, हाइलोएल्केन का नामकरण कैसे करें। देखिए सिंपल नेम भी आपको आना चाहिए करना, आईयूपीएससी नेम भी आना चाहिए, तभी माना जाएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। वरना सिर्फ कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, माता पिता सोच रहे हैं भैया हमारा लड़का कितना पढ़ रहा है, कितना तेज है, और पता लग रहा है बुक में ऐसे फोन रख लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किसका नुकसान है, इसमें आप ही का नुकसान है। आपके माता पिता के क्या जाएगा, उनका तो फॉर्मेलिटी है, वो आपको पढ़ाएंगे। अब आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए 34 नंबर जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर से है। देखिए उड्स अपक्रिया, व्हाट इज उड्स रिएक्शन। देखिए हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नेम्ड रिएक्शन है, जैसे उड्स अपक्रिया, उड्स फिटिंग अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, स्मिथ अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है, रोजनमुंड अपक्रिया, ऐसे बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन हैं। मैंने एक वीडियो में पढ़ा भी रखा है, आप सर्च करेंगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इसी चैप्टर में SN1 तथा SN2 अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, ठीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 36 नंबर है हाइलोएरिन, व्हाट इज हाइलोएरिन। 37 है हाइलोएरिनो का नामकरण। देखिए हाइलोएल्केन आपने पढ़ा तो उसका नामकरण आपको जानना जरूरी है, ऐसे ही हाइलोएरिन आप पढ़ेंगे तो उसका भी नामकरण आपको करना होगा, क्योंकि जैसे हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है, कोई मनुष्य में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण करते हैं कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए, राज रखा जाए, राजन रखा जाए, क्या रखा जाए, ठीक है। तो वैसे ही इनका भी नामकरण होता है, जैसे हाइलोएरिन है तो इनका नामकरण करना होगा। 2 नाम होंगे, जैसे हमारे में एक रियल नेम होता है, एक राशि नेम होता है, ठीक है, ऐसे इनके में भी एक सिंपल नेम, एक आईयूपीएससी नेम। समझ में आया वही चीज, ठीक। आगे देखिए क्लोरोबेंजीन, व्हाट इज क्लोरोबेंजीन, जानते हो कि नहीं जानते क्लोरोबेंजीन को। कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए ये ऊपर Cl लगा दीजिए या इसी को लिख दीजिए C6H5Cl, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहां पर तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया क्लोरोबेंजीन का, बट आपको क्लोरोबेंजीन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसके गुण क्या क्या है,
उपयोग क्या क्या है सब कुछ जानना होगा। ठीक, आगे देखिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, इसको हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद में देखिए हमारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इतने टॉपिक इधर से यहां तक 40 तक, ये हमारे 6 चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपने 7 चैप्टर जो कि हमारा है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए 41 नंबर देखिए, ये हमारा अब आता है यहाँ पर 7 चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है बताइए। देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, अगर पीछे OH लगा है तो समझ लो भैया ये एल्कोहल होगा, लेकिन हर जगह नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में आपको पढ़ना है, एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ना है, जैसे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, ये सब आपको जानना जरूरी है। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, इसी को मैं बोल रहा था। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 44 नंबर भैया, ये किस चैप्टर से है? ये भी हमारा एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर से है। अब देखिए एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, तो तीनों को हमें पढ़ना होगा। ठीक है, एल्कोहल को, फिर फिनॉल को, फिर ईथर को। तो एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, ये सब पढ़ना। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, जो हमारा C2H5OH होता है, एथिल अल्कोहल, या इसका यूपीएससी नाम, IUPAC नेम होता है एथेनॉल। इसके बारे में आपको पढ़ना है, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका कौन सा गुण है, उपयोग क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद में फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल क्या है? ये देखिए एक बेंजीन रिंग हमने बनाई ऐसे ऐसे। ठीक है, ऊपर OH लगा दिया, यही भैया फिनॉल है। या फिर इसको लिख सकते हैं C6H5OH, यही भैया फिनॉल है। ठीक है, बस हो गया, समझ में आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिनॉल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, ये आपको पढ़ना है कि आखिर फिनॉल को कैसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आते हैं फिनॉल के निर्माण की विधियां, आखिर फिनॉल्स को बनाते कैसे हैं, क्योंकि भाई जो आया है उसको बनाते हैं। ठीक है, जो यौगिक है उसको बनाने की विधि भी आपको पता होनी चाहिए कि आखिर इसको कैसे बनाते हैं। ठीक, आगे देखिए 48 नंबर देखिए, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। अब देखिए एल्कोहल के बारे में हमने पढ़ लिया, फिनॉल के बारे में पढ़ लिया, अब ईथर भैया आते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, व्हाट इज ईथर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में ईथरों का नामकरण कैसे करते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। ईथरों के निर्माण की विधियां, कैसे इसको निर्मित करते हैं, ये पढ़ना है। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। डाई एथिल ईथर, ये देखिए C2H5O, C2H5, इनको प्यार से कहते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक, इसको कैसे बनाते हैं ये आपको पढ़ना है। तो 7 नंबर जो हमारा चैप्टर था भैया, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे इतने सॉरी एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उससे इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो ये हमारा 7 नंबर चैप्टर था। अब आते हैं 8 नंबर चैप्टर पे। 8 चैप्टर का हमारा नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, व्हाट इज एल्डिहाइड। तो देखिए एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, क्या होता है CHO। ठीक है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है आपको। फिर एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, इसको नामकरण इसका कैसे करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, जैसे हम एल्कोहल में ऑल लगाते हैं, ऑल, वैसे इसमें अल लगाते हैं। ठीक है, जैसे मेथेनॉल था, यहां पर मेथेनल होगा। ठीक, बस हो गया। ऐसे 54 नंबर देखिए, 54 हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ये देखिए COOH, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करेंगे। इसमें एक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेम रिएक्शन में रखेंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 8, उसमें से इतने सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, स्मिट अभिक्रिया, ये सब इसी चैप्टर्स में आते हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने 9 नंबर चैप्टर पर, जिसका नाम है एमीन। और एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। ठीक है, ऐसे लगा रहेगा। एमीन में सबसे पहले पढ़ना है नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं,
फिर हमें फॉर्मिक अम्ल को पढ़ना है, ठीक है, व्हाट इज फॉर्मिक एसिड, इसके बारे में पढ़ना है। फिर नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे बेंजीन कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है, बेंजीन रिंग हमारा हो गया, ऊपर NO2 लगा देंगे, नाइट्रोबेंजीन, ठीक, ऐसे समझ में आया। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया। आगे देखिए 61 नंबर है एथिल एमीन बनाने की विधि, इसको एमीन कर दीजिएगा, एथिल एमीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5NH2, ये है एथिल एमीन। इसको कैसे बनाएं, एथिल एमीन होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, ये भी आपको पढ़कर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद में एथिल, इसको था कर दीजिएगा, सा मॉडल लिख गया है, एथिल एमीन इसको ए कर दीजिएगा, ठीक है, प्रिंटिंग में कहीं प्रॉब्लम है तो एथिल एमीन बनाने की विधि, मतलब एथिल एमीन बनाते कैसे हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए 63 नंबर हमारा है डाईएजोनियम लवण, ठीक है, डाईएजोनियम लवण क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। फिर अब आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 10। 9 चैप्टर से हमारे इतने सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। अब लास्ट चैप्टर पर हम आएंगे जो कि है जैव अणु। चैप्टर का नाम है जैव अणु, यानी कि जो हमारे अंदर बहुत सारे जैव अणु पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, ठीक है, और DNA, RNA, विटामिन, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। और ये केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते भी होंगे। तो इसमें 64 टॉपिक है हमारा। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद में मौलिक परीक्षण आपको पढ़ना है, फिर डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये सब हमारे अंदर भी पाए जाते हैं बहुत सारे। जैव अणु का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद एमिनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन हमारे अंदर होते हैं, DNA तथा RNA होते हैं। DNA क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे अंदर पाए ही जाते हैं, सबको पता है, ठीक। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है, होगा लास्ट चैप्टर से। मतलब ये सब टॉपिक जो है लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं, 3 से 4 नंबर के ये आते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 72 नंबर, देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। जैसे हमारे अंदर एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक, एंजाइम क्या होता है। फिर विटामिन क्या होता है, विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक। तो इन सब के बारे में पढ़ना है कि विटामिन ए होता क्या है, इसकी कमी से क्या होता है, ठीक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक। ऐसे देखिए न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब जो DNA और RNA हमने बताया, ठीक है, वही न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है DNA फिंगर प्रिंटिंग। व्हाट इज DNA फिंगर प्रिंटिंग, इसके बारे में पढ़ना है। तो टोटल मैंने आपको बताया चैप्टर 1 से लेकर केमिस्ट्री में चैप्टर 10 तक टोटल आपके 75 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इन 75 टॉपिक्स को आपको पढ़कर जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी के सब्जेक्ट्स की अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।